Good evening, students. So, this is our lecture number 68 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. अब इससे पहले हम लोग लेक्चर को शुरू करें, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है. उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए. जब मैं हिंदू लॉ के लेक्चर सीरीज को शुरू करूंगा तो वहाँ पर मैं पैरेलली उसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा. तो प्लीज़ जल्दी से उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए. अब लेक्चर को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था. ठीक है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 240 तक कवर कर लिया था. चैप्टर 18 हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय. ठीक है, हमने बेसिकली सेक्शन 240 तक पढ़ लिया था. तो हमने एक सेक्शन को छोड़ा था, सब सेक्शन बेसिकली, दैट वाज सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 234. ठीक है, Section 234 subsection 7 basically relates to previous conviction and enhanced punishment. अब इस सेक्शन को या फिर इस सबसेक्शन को जो छोड़ने का रीजन था वो ये था कि ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है, जो आपका ये सबसेक्शन है, इसके बहुत सारे करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस हैं. तो ये मतलब उस टाइम पर हम कवर नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए मुझे एक सेपरेट लेक्चर डेडिकेट करने की आवश्यकता थी. तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. तो सेक्शन 234 सबसेक्शन 7 को शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या समझा है, ताकि आगे की कहानी आपको समझने में किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी ना आए. तो सबसे पहले हमने शुरू किया था चार्ज की डेफिनेशन से. चार्ज क्या होता है? चार्ज एक फॉर्मल एक्यूजेशन होता है जो कि कोर्ट एक्यूज के ऊपर लगाता है. हमने ये समझा था क्योंकि चार्ज की कोई बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आपको मिलेगी नहीं. ठीक है, तो जो इंटरप्रिटेशन होता है चार्ज का वो यही होता है. फिर हमने चैप्टर 18 में फॉर्म ऑफ चार्जेस, जो पार्ट ए है, इसका जो पार्ट बी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, विच इज जॉइंडर ऑफ चार्जेस. तो सेक्शन 234 बेसिकली टॉक्स अबाउट द कंटेंट ऑफ चार्ज. ठीक है, ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है चार्ज के. इसमें मतलब बेसिक जो कंटेंट आपको चार्ज में डालना है उससे ये पर्टिकुलर सेक्शन रिलेट करता है. तो सेक्शन 234 ये कहता है कि जब आप चार्ज फ्रेम करोगे तो चार्ज फ्रेम करने में आपको वो पर्टिकुलर लॉ मेंशन करना है जिस लॉ के अंदर एक्यूज के अगेंस्ट में एक्यूजेशन लगाया जा रहा है, कि मतलब इस लॉ के अंदर आपके अगेंस्ट में एक्यूजेशन लगाया जा रहा है. अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि उस लॉ में वो कौन सा प्रोविजन है जो कि पनिशेबल सेक्शन है जिसके अंदर एक्यूज के अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम किया जा रहा है. ठीक है, तो सेक्शन 234 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज द लॉ एंड पनिशेबल सेक्शन. क्लियर आपको? उसके बाद हम लोग रेफर किए थे सेक्शन 235 को. 235 में क्या बोलता है कि आपको लॉ और प्रोविजन के साथ साथ ये भी बताना है कि एक्यूज ने किस टाइम पर, किस प्लेस पर और किस इंसान के अगेंस्ट में वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है. ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये मतलब आपको चार्ज में डालनी है, क्योंकि सेक्शन 235 मैंडेट करता है इस चीज को कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन को इनकलकेट करना है. फिर हमने सेक्शन 236 पढ़ा था. 236 बेसिकली रिलेट्स टू दिस कि अगर सेक्शन 234 और 235 के अंदर आप सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं एक्यूज को, जिसके बेसिस पर वो बंदा एक्वेंट कर सके इस नॉलेज से कि उसने क्या ऑफेंस कमिट किया है, तो आप उसको ये भी बताओगे कि किस मैनर में उसने वो ऑफेंस कमिट किया है. मैनर भी आपको बताना पड़ेगा. जो सेक्शन 236 का जो बेस्ट एग्जाम्पल था, ये हमने इलस्ट्रेशन में ही पढ़ा था, इट वॉज चीटिंग. ठीक है, तो यहां पर आपका मैनर आ गया. 235 में आपका टाइम, प्लेस एंड विक्टिम, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई. ठीक है, आपको ये चीज पता है ना कि हम ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्यूज को क्यों दे रहे हैं चार्ज के अंदर, ताकि उसको पता चल सके कि उसके अगेंस्ट में किस ऑफेंस का एक्यूजेशन लगा है, उसने ऐसा क्या किया है कि उसके अगेंस्ट में एक्यूजेशन लगा है कि उसने क्रिमिनल एक्ट किया है. तो जब तक उसको ये चीज पता नहीं होगा वो अपना डिफेंस कैसे तैयार करेगा, वो एक प्रॉपर डिफेंस कैसे तैयार करेगा. ठीक है, फिर हमने सेक्शन 237 पढ़ा था. 237 बेसिकली यही कहता है कि आपने जिस लॉ और जिस पनिशेबल सेक्शन का चार्ज लगाया है उस पर्टिकुलर सेक्शन का जो इंटरप्रिटेशन होगा आप उसी इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट करोगे. अगर उसके जैसा ही कोई करस्पॉन्डिंग सेक्शन आपको किसी और लॉ में मिलता है तो आप उसका इंटरप्रिटेशन यहां पर अप्लाई नहीं करोगे. ठीक है, दिस इज व्हाट 237 वाज. देन वी रेड अबाउट सेक्शन 238.
जिसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन आपको सेक्शन 511 बीएनएसएस में मिलेगा। मतलब करस्पॉन्डिंग नहीं बोलना चाहिए, इट्स मोर ऑफ अ रिलेटेबल सेक्शन, ठीक है, कुछ मतलब रिलेशन है इस सेक्शन के साथ में। तो 238 जो है वो ये बोलता है कि अगर आपने चार्ज को फ्रेम करने में किसी प्रकार का एरर कर दिया है, या फिर आपको कहा गया था सेक्शन 236 के अंदर कि आपको मैनर भी बताना है कि किस मैनर में एक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया, आपने इसमें भी किसी प्रकार का एरर कर दिया, तो वहां पर क्या होगा, अगर ये जो एरर है, जो ये ओमिशन है, अगर ये मटीरियल है, मतलब इसकी वजह से जो एक्यूज्ड है वो अपना डिफेंस प्रिपेयर करने में उसको प्रेजुडिस हुआ है, तो यहां पर द ट्रायल विल बी विशिएटेड। और अगर किसी भी प्रकार का प्रेजुडिस कॉज नहीं हुआ है तो अब कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रायल को कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बेसिकली कंटेंट ऑफ चार्ज में अगर आपने कोई एरर किया है उसके रिगार्डिंग बात करता है। एंड जो आपका सेक्शन 511 है, इट टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर, ठीक है, एरर इन प्रोसीजर, मतलब जो प्रोसीजर, आपको याद है हमने ये पढ़ा था कि चार्ज फ्रेमिंग के 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने उनमें से किसी एक स्टेज से कंप्लाई नहीं किया तो वो क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कि आपने चार्ज का जो प्रोसीजर था फ्रेम करने का उसमें एक एरर किया है। लेकिन यहां पर जो है ना सेक्शन 238, यहां प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कंटेंट था आपने कंटेंट में एरर कर दिया, दिस इज व्हाट सेक्शन 238 इज सेइंग। तो अगर उस कंटेंट में एरर कॉज करने की वजह से जो एक्यूज्ड है वो प्रेजुडिस हो गया, तो वहां पर जो ट्रायल है वो विशिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने 239 पढ़ा था। 239 बेसिकली रिलेट्स टू कि अगर आप जजमेंट पास होने से पहले चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार का चार्ज में एडिशन या फिर अल्टरेशन कर सकते हैं। ये हमने आपको अथॉरिटी दी है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 239, दैट इज एडिशन और अल्टरेशन ऑफ चार्जेस बिफोर द पैसेज ऑफ जजमेंट। क्लियर आपको? अगर किसी भी प्रकार का एडिशन या फिर अल्टरेशन किया जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग क्या डेवलपमेंट होगी, ये हमने सबसेक्शन 3, 4 एंड 5 में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें हम लोग दोबारा डेवलप नहीं करेंगे। सेक्शन 240 ये कहता है कि अगर आपने किसी प्रकार का एडिशन या फिर अल्टरेशन किया है चार्ज में, तो वहां पर जो विटनेसेस थे जिनको पहले ही एग्जामिन कर लिया गया था, आप उनको री एग्जामिन कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप कुछ नए विटनेसेस को भी कॉल अपॉन कर सकते हो। लेकिन ये दोनों ही काम करने के लिए आपको पहले कोर्ट की परमिशन चाहिए, ठीक है। यहां पे कोर्ट का डिस्क्रिशन है। अब इसके साथ में ना हमने एक सेक्शन और पढ़ा था क्लॉज बी के साथ में, दैट वाज सेक्शन 348, ठीक है। 348 क्या कहता है? 348 कहता है कि कोर्ट किसी भी टाइम पर किसी भी इंसान को एज ए विटनेस बुला सकती है। बट हमने ये पढ़ा था कि इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन या रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप नए विटनेसेस को बुला रहे हो तो आप तब करोगे जब चार्जेस में किसी प्रकार का अल्टरेशन या फिर एडिशन हुआ है। बट सेक्शन 348 इज बेसिकली अ जनरल प्रोविजन, ठीक है। ये जनरल प्रोविजन है। यहां पर ये जरूरी नहीं है कि किसी प्रकार का अगर अल्टरेशन या फिर एडिशन हुआ है तब आप ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर किसी प्रकार का अल्टरेशन या फिर एडिशन हुआ है चार्जेस में, तो फिर आप कोर्ट की परमिशन के साथ कुछ नए विटनेसेस को कॉल अपॉन कर सकते हो। दिस इज व्हाट सेक्शन 240 क्लॉज बी इज सेइंग। ये आपको क्लियर है? ठीक है, रिविजन हो गया ना। अब हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन 234 सबसेक्शन 7, नहीं, पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 13 ऑफ बीएनएस। दिस इज BNS 2023 भारतीय न्याय संहिता, जिसने कि IPC को रिप्लेस किया है, ठीक है। तो इसका सेक्शन 13 आइए पहले पढ़ते हैं, समझते हैं सेक्शन 13 में क्या कह रहा है। इनहैंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, दिस इज व्हाट द हेड नोट इज सेइंग। इनहैंस पनिशमेंट की बात करता है कि मतलब कुछ केसेस में अगर आप ऑफेंस कमिट करते हो और आप प्रीवियसली भी कन्विक्टेड हो चुके हो, मतलब आपने पहले भी कोई सिमिलर ऑफेंस कमिट किया था और उस सिमिलर ऑफेंस को कमिट करने की वजह से आपको हम कन्विक्ट कर चुके हैं, आपको सजा मिल चुकी है। अब अगर मान लीजिए आप दोबारा कन्विक्ट हो जाते हो, मतलब उसी सेम ऑफेंस के लिए, तो वहां पर क्या प्रोसीजर फॉलो होगा? दिस इज व्हाट सेक्शन 13 ऑफ BNS इज टॉकिंग अबाउट। इट सेज whoever having been convicted by a court in India of an offense punishable under chapter 10 and chapter 17 of this संहिता। अब chapter 10 and chapter 17 क्या है? chapter 10 relates to counterfeiting of coins, ठीक है। It relates to counterfeiting of coins। and जो आपका chapter 17 है, it relates to crime against property। ध्यान समझिएगा इस सेक्शन को, तभी आप सेक्शन 234 से सेक्शन 7 को समझ पाएंगे। तो सेक्शन 13 कहता है whoever having been convicted by a court in India of an offense punishable under chapter 10 or chapter 17 of this संहिता with imprisonment of either description for a term of 3 years or upwards shall be guilty
of any offense punishable under either of those chapters with like imprisonment for the like term shall be subject for every such subsequent offense to imprisonment for life or to imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. अब यहां पर क्या कहता है? सेक्शन 13 ये कहता है whoever having been convicted by a court in India of an offense punishable under chapter 10 और chapter 17 of this संहिता, अगर किसी इंसान ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और जो वो ऑफेंस है इट फॉल्स अंडर चैप्टर 10 एंड चैप्टर 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, दैट इज काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स एंड क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी. मतलब आपने जो ऑफेंस कमिट किया था इट फॉल्स अंडर चैप्टर 10 एंड चैप्टर 17 ऑफ बीएनएस. ठीक है, आगे कहता है ऑफ दिस संहिता विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड्स. अब चैप्टर 10 मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. ठीक है, अब चैप्टर 10 एंड चैप्टर 17 के प्रोविजंस को आपने कॉन्ट्रवीन किया है, मतलब उसके अंदर एक ऐसा एक्ट कहा गया था जो आपको नहीं करना है, आपने वो एक्ट किया या फिर कोई ओमिशन किया है. ठीक है, अब जो आपने एक्ट या ओमिशन किया था इन चैप्टर्स के अंदर, उसके वर्चू से आपको जो पनिशमेंट मिली थी इट वॉज 3 years और अपवर्ड्स. ठीक है, 3 साल या 3 साल से अधिक की आपको पनिशमेंट मिली थी. आगे बोलता है शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर ईदर ऑफ दोज चैप्टर्स विद लाइक इंप्रिजनमेंट फॉर द लाइक टर्म शैल बी सब्जेक्ट फॉर एवरी सच सब्सिक्वेंट ऑफेंस टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और टू इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years. अब यहां पर यह कह रहा है कि अब सपोज आपने एक क्राइम किया था, ठीक है, आपने कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन किया था दैट फॉल्स अंडर चैप्टर 10 और चैप्टर 17. अब उस एक्ट या ओमिशन की वजह से जो आपको सजा मिली थी वो थी 3 साल या 3 साल से अधिक की. अब आपने सब्सिक्वेंटली अगेन सेम ऑफेंस कर दिया. ठीक है, आपने सेम ऑफेंस किया जो कि चैप्टर 10 एंड चैप्टर 17 के अंदर ही फॉल करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए चैप्टर 17 है विच रिलेट्स टू प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपने थेफ्ट किया. ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली आपने अगेन थेफ्ट कर दिया. अब जो आपको चोरी की पहले सजा मिली थी इट वाज 3 years और अपवर्ड्स. अब अगेन जो आपने चोरी की है, जो उसकी सजा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. यहाँ पे लिखा है ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड्स शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर ईदर ऑफ दोज चैप्टर्स विद लाइक इंप्रिजनमेंट फॉर द लाइक टर्म. अब देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहता है. अब आपको जो सजा मिली थी वो मिली थी 3 साल या उससे अधिक की. ठीक है, आपने जो सब्सिक्वेंट ऑफेंस कमिट किया है, जो उसकी पनिशमेंट है, वो जो आपका प्रीवियस कन्विक्शन था, ठीक है, जो आपका प्रीवियस कन्विक्शन था 3 साल या उससे अधिक का, या तो उसके बराबर है या तो उससे अधिक है. नहीं समझ में आया? मैं और क्लियर करता हूं. देखिए ध्यान समझिए तो क्या कहना चाहता है. देखिए चैप्टर 10 एंड चैप्टर 17 के अंदर आपने कोई एक्ट या ओमिशन किया जिसकी वजह से जो आपको सजा मिली वो सजा थी 3 साल या उससे अधिक की. अब सब्सिक्वेंटली आपने एक और ऑफेंस कमिट कर दिया, और जो ऑफेंस आपने कमिट किया था, मतलब इसी चैप्टर के अंदर, दैट इज चैप्टर 10 एंड चैप्टर 17 के अंदर ही आपने सब्सिक्वेंटली एक और ऑफेंस कमिट कर दिया. अब जो ऑफेंस आपने कमिट किया था वो आपका जो प्रीवियस कन्विक्शन था 3 साल या उससे अधिक का, ठीक है, उसके बराबर है. जो आपका सब्सिक्वेंट ऑफेंस का जो पनिशमेंट है ना, इट इज ईदर इक्विवेलेंट और मोर देन दैट. तो वहां पर जो आपको पनिशमेंट मिलेगी दैट में एक्सटेंड टू 10 years. ठीक है, वो एक्सटेंड की जा सकती है 10 साल के लिए, और अगर मतलब कोर्ट सेटिस्फाइड है तो वो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकता है. अब देखिए इसको और अच्छे समझिए, सेक्शन ना बहुत इजी लगता है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. यहां कहता है whoever having been convicted by a court in India of an offense punishable under chapter 10 or chapter 17 of this संहिता with imprisonment of either description for a term of 3 years or upwards. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, of an offense punishable under chapter 10 or chapter 17 of this संहिता with imprisonment of either description for a term of 3 years or upwards shall be guilty of any offense punishable under either of those chapters with like imprisonment for the like term shall be subject for every such subsequent offense to an imprisonment for life or to imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. बेसिकली आपने जो सब्सिक्वेंट ऑफेंस किया है वो जरूरी नहीं है कि आपने सेम ऑफेंस कमिट किया हो. नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने अगर पहले चोरी की थी तो आपने दोबारा चोरी की है. अगर आपने मान लीजिए चैप्टर 10 के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया था, दैट इज काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी, ठीक है, फिर आपने चैप्टर 17 के अंदर कोई ऑफेंस कर दिया, दैट डज नॉट मैटर. ये जरूरी नहीं है कि आपने जो ऑफेंस सब्सिक्वेंटली कमिट किया है वो चैप्टर 10 के अंदर ही फॉल करे. अगर इन दोनों में से किसी भी चैप्टर के अंदर फॉल करता है तो आप लाइबल होंगे फॉर इनहैंस पनिशमेंट. मैं इसको यहां पे समझाता हूं आपको अच्छे से. ठीक है, रुकिए यहां नीचे समझाता हूं.
ठीक है, तो बेसिकली जो आपका सेक्शन 13 है बीएनएस का, ये क्या कहता है कि आप जो है प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुके हैं अंडर चैप्टर 10 एंड चैप्टर 17, ठीक है। अब आपने सब्सिक्वेंटली एक और ऑफेंस किया इन्हीं चैप्टर के अंदर, ठीक है। आपने जो इन चैप्टर्स के अंदर ऑफेंस कमिट किया था उसकी जो पनिशमेंट थी इट वाज 3 years और अपवर्ड्स, ठीक है। अब आपने एक सब्सिक्वेंट ऑफेंस कमिट किया है, वो या तो चैप्टर 10 के अंदर किया है या तो चैप्टर 17 के अंदर किया है। मतलब इट कुड बी पॉसिबल कि जो आपने पहला ऑफेंस किया था वो चैप्टर 17 के अंदर फॉल करता था, जो आपने सब्सिक्वेंट ऑफेंस किया है वो चैप्टर 10 के अंदर फॉल करता है। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई एक्ट किया है तो आपको क्या मिल सकता है? आपको मिल सकता है लाइफ इंप्रीजनमेंट और इंप्रीजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years। ये लिखने का पर्पस क्या है? हो सकता है कि आपने चैप्टर 17 के अंदर थेफ्ट किया हो, ठीक है, और पहले आपने चैप्टर 10 के अंदर कॉइन्स को काउंटरफीट किया हो, मतलब उसका नकली सिक्के बनाना, आपने वो वाला ऑफेंस कमिट किया हो, ठीक है। तो आपने पहले चैप्टर 10 के अंदर किया, फिर आपने चैप्टर 17 के अंदर किया। अब जो थेफ्ट की जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है इट इज नॉट 10 years या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट, वो नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने इस ऑफेंस को दोबारा कमिट किया, मतलब आपने अगेन एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया जो चैप्टर 10 या 17 के अंदर फॉल करता है, इस वजह से हम अब इनेबल हो गए हैं आपको 10 साल तक की इंप्रिजनमेंट देने के लिए या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट देने के लिए। दोनों में से आपको कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है चोरी की जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट हो वो 3 साल की हो, ठीक है। चोरी की जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट हो वो 3 साल की हो। अब आपने क्या किया? आपने सब्सिक्वेंटली अगेन चोरी किया, तो वहां पर जो कोर्ट है मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट तो 3 साल कहता है वो, लेकिन आपको 10 साल भी दे सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ये बंदा सुधरने नहीं वाला तो वो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकता है। हमने कोर्ट को दोनों डिस्क्रिप्शन दी है। होप्स आपको सेक्शन 13 बीएनएस समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दिस वॉज सेक्शन 13, जो इसके रेलिवेंट एलिमेंट्स थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब हम लोग जाएंगे सेक्शन 234 सबसेक्शन 7 पे। अच्छा, इसमें एक चीज और पढ़ लीजिए, whoever having been convicted by a court of India, मतलब इंडियन कोर्ट के द्वारा आपको कन्विक्ट किया होना चाहिए तभी सेक्शन 13 की एप्लीकेबिलिटी है। अब आप फॉरेन में कन्विक्ट होकर आए हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 10 और चैप्टर 17, जो आपका जो ऑफेंस था वो आपने चैप्टर 10 या चैप्टर 17 के अंदर कमिट किया होना चाहिए। ऑफ दिस सही था विद इंप्रीजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड्स, जो उसकी पनिशमेंट थी, जो आपको पनिशमेंट अवार्ड की गई थी वो 3 साल या उससे अधिक की थी। शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर ईदर ऑफ दोज चैप्टर्स विद लाइक इंप्रीजनमेंट फॉर द लाइक टर्म। फिर आपने जो सब्सिक्वेंट ऑफेंस किया वो अगेन चैप्टर 10 या चैप्टर 17 में फॉल कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, ठीक है। और मतलब जो उसकी पनिशमेंट है इट इज लाइक इंप्रीजनमेंट, मतलब कि जितना पनिशमेंट आपको मिला था उसके बराबर या उससे अत्यधिक है। shall be subject for every such subsequent offense to imprisonment for life or to imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, ठीक है। तो यहां पर या तो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया सकता है या फिर आपको 10 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है, ठीक है। क्लियर आपको? ये ध्यान रखिएगा, जो पनिशमेंट है ये ऐसी नहीं है कि मतलब मिनिमम 10 years एंड अप टिल लाइफ इंप्रिजनमेंट, ये नहीं है। या तो आपको 10 साल तक की पनिशमेंट दी जाएगी, 10 साल से ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, या तो फिर डायरेक्ट आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर है? चलिए, सेक्शन 13 हो गया ना। अब सेक्शन 234 सबसेक्शन 7 को समझते हैं। अब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। कहां गया? ये रहा। आइए सबसेक्शन 7 समझते हैं। इफ द एक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है। प्रीवियसली कन्विक्टेड मतलब कि चैप्टर 10 एंड चैप्टर 17, ठीक है, इज लायबल बाय रीजन ऑफ सच प्रीवियस कन्विक्शन, देखिए, इज लायबल बाय रीजन ऑफ सच प्रीवियस कन्विक्शन टू इनहैंस पनिशमेंट। वहां पे खाली चैप्टर 10 और चैप्टर 17 ही मेंशन है। अगर आपको जानना है कि चैप्टर 10 और चैप्टर 17 ही क्यों मेंशन है, बिकॉज अगर कोई चैप्टर 10 या 17 के अंदर हैबिचुअली कोई ऑफेंस को कमिट कर रहा है तो यहां पर ये प्रिज्यूम करके चलते हैं ना कि वो रुकेगा नहीं। अब मान लो काउंटर फीटिंग ऑफ करेंसी है, कोई बंदा नकली सिक्के बना रहा था, उसको कितना मुश्किल से पकड़ा गया होगा, ठीक है। अब वो दोबारा वही काम शुरू कर दे, नकली सिक्के बनाना, कितनी बार पकड़ोगे उसको? मार्केट में वो नकली सिक्के फैल रहे हैं, कैसे पकड़ोगे उसको, ठीक है। तो ये ना, ये यहां पर मतलब एक प्रेजुडिस लेके चला जाता है कि जो ऐसे कन्विक्ट होते हैं, ठीक है, ये हैबिचुअल होते हैं अपने ऑफेंसेस को लेके, ये बार बार करेंगे इस चीज को, तो इसलिए यहां पर ना हम इनको ज्यादा पनिशमेंट देने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो इनका जो हैबिचुअल में आ चुका है ना, ये जो हरकतें करने का, ये इनकी हैबिट छूट सके। आगे समझते हैं। और टू पनिशमेंट ऑफ ए डिफरेंट काइंड for a subsequent offense and it is intended to prove such previous conviction for the purpose of effecting the punishment which the court may think fit
to award for the subsequent offense, the fact, date, and place of the previous conviction shall be stated in the charge, and if such statement has been omitted, the court may add it at any time before sentence is passed. अब देखिए, इसको बड़ा ध्यान समझिएगा सबसेक्शन 7 को, ठीक है। सबसेक्शन 7 ये कहता है कि जो एक्यूज्ड है, अगर वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है, ऑफ एनी ऑफेंस। अच्छा, यहाँ पे एनी ऑफेंस क्यों लिखा है, यहाँ पे डायरेक्ट सेक्शन 13 क्यों नहीं लिख दिया? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड कि यहाँ पर एनी ऑफेंस लिखने की बजाय वो डायरेक्ट सेक्शन 13 ऑफ बीएनएस लिख देते कि एनी पर्सन हु हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 13 ऑफ बीएनएस। वो क्यों नहीं लिखा इन लोगों ने? देखिए, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बीएनएस के अलावा देर आर मेनी अदर लॉज जहां पर प्रीवियस कन्विक्शन के बेसिस पर आपको इनहैंस पनिशमेंट मिलती है। जैसे पोक्सो हो गया, पोक्सो के अंदर भी मतलब देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस जहां पर आपको प्रीवियस कन्विक्शन के बेसिस पर इनहैंस पनिशमेंट मिल सकती है, इसीलिए यहां पर एनी ऑफेंस टर्म यूज किया गया है, ठीक है। इज लायबल बाय रीजन ऑफ सच प्रीवियस कन्विक्शन टू इनहैंस पनिशमेंट, ठीक है। उस प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से वो जो पर्टिकुलर एक्यूज्ड है, ही इज लायबल टू गेट इनहैंस पनिशमेंट, दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 13, और मतलब किसी और लॉ में अगर कहा गया है, मेंशन किया गया है इसके बारे में, और टू पनिशमेंट ऑफ ए डिफरेंट काइंड फॉर ए सब्सिक्वेंट ऑफेंस एंड इट इज इंटेंडेड। अब देखिए, सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए उसको डिफरेंट पनिशमेंट मिल रही है, दैट इज रेफरिंग टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, ठीक है, दैट इज रेफरिंग टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। जैसे पोक्सो में देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस जिसके प्रीवियस कन्विक्शन के बेसिस पर आपको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, ठीक है। तो अब देखिए, ये पर्टिकुलर जो पनिशमेंट है उसमें प्रिस्क्राइब तो है नहीं ऑफेंस में कि आपको आप ये पनिशमेंट दे सकते हो, यू आर नॉट इनेबल टू गिव सच पनिशमेंट, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन जो उसमें प्रिस्क्राइब पनिशमेंट नहीं है, आप एक डिफरेंट पनिशमेंट दे सकते हो उसको, दैट इज डेथ पेनल्टी, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आपने ये भी पढ़ा था सेक्शन 13 के अंदर कि जो मतलब कि जो चैप्टर 10 और चैप्टर 17 है, वहां पर ना कुछ टर्म दिया हुआ है मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट का, आप लेकिन उससे डेविएट करके किसी इंसान को लाइफ इंप्रिजनमेंट अवॉर्ड कर रहे हो, विच मीन्स कि आप बेसिकली एक डिफरेंट सेंटेंस सुना रहे हो, डिफरेंट कन्विक्शन कर रहे हो, ठीक है। और टू पनिशमेंट ऑफ ए डिफरेंट काइंड फॉर ए सब्सिक्वेंट ऑफेंस एंड इट इज इंटेंडेड टू प्रूव सच प्रीवियस कन्विक्शन फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिंग द पनिशमेंट विच द कोर्ट में थिंक फिट टू अवॉर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस। अब देखिए, किसी को अगर आपको इनहैंस पनिशमेंट देना है फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, आपको बेसिकली इनहैंस पनिशमेंट देना है फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस, तो यहां पर आपको प्रूव भी करना पड़ेगा कि द पर्सन वॉज प्रीवियसली कन्विक्टेड, ठीक है, आपको ये चीज प्रूव भी करना पड़ेगा। देखिए सबसेक्शन 7 क्या कहते हैं आगे, ये कहते हैं एंड इट इज इंटेंडेड टू प्रूव सच प्रीवियस कन्विक्शन फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग द पनिशमेंट विच द कोर्ट में थिंक फिट टू अवॉर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस, द फैक्ट, डेट एंड प्लेस ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन शैल बी स्टेटेड इन द चार्ज एंड इफ सच स्टेटमेंट हैज बीन ओमिटेड द कोर्ट में एड इट एट एनी टाइम बिफोर सेंटेंस इज पास्ड। क्या कह रहा है ये कहता है कि अगर एक्यूज जो है वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है किसी ऑफेंस के लिए एंड उस ऑफेंस में प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से जो एक्यूज्ड है ही इज लायबल फॉर इनहैंस पनिशमेंट, दैट इज सेक्शन 13 चैप्टर 10 एंड चैप्टर 17, ठीक है। तो अगर आपको उसको इनहैंस पनिशमेंट दिलवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चार्ज प्रोसीडिंग, जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना चार्जेस पे, ठीक है, जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना तो उस टाइम पर आपको ये बताना पड़ेगा, आपको फैक्ट बताने पड़ेंगे, डेट बताना पड़ेगा और प्लेस बताना पड़ेगा जहां पर एक्यूज जो है वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो चार्ज में लिख दी जाएगी, ठीक है। और अगर ये स्टेटमेंट जो है मतलब जो प्रीवियस कन्विक्शन के रिगार्डिंग जो बात है ये आप बताने से भूल गए तो क्या हो सकता है, सेंटेंस के पास होने से पहले कोर्ट कभी भी इस पर्टिकुलर फैक्ट को ऐड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता होगा कि विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ट्रायल कमेंस हो जाता है, ठीक है। फिर आपका ट्रायल ना यहां पर खत्म होता है जब आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स मतलब बेसिकली जब दोनों साइड अपने सारे विटनेसेस को बुला लेते हैं, फिर उसके बाद विद इन 30 डेज आपको जजमेंट सुनाना होता है, ठीक है। जो जजमेंट है इट रिलेट्स टू एक्विटल और गिल्टी,
मतलब कि एक्यूज जो है वो गिल्टी पाया गया या फिर उसको एक्विट किया गया। फिर आपके इसके बाद ना एक टाइम फ्रेम रहता है, उस टाइम फ्रेम के बाद सेंटेंस हियरिंग होती है, जब बताया था कि एक्यूज को बेसिकली कितना पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ पर भी ना मतलब एक्यूज को बोलने का मौका दिया जाता है, मतलब वो कह सकता है कि मुझे इतना पनिशमेंट ना दिया जाए वगैरह वगैरह, बाकी तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन ही है, चाहे एक्यूज कुछ भी कहे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सेंटेंस हियरिंग इज। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कहता है कि सेंटेंस के पास होने से पहले, यानी कि सेंटेंस हियरिंग का जो फाइनल स्टेप है उससे पहले प्रीवियस कन्विक्शन के जो चार्जेस हैं उसको कभी भी आप लगा सकते हैं। तो बेसिकली सेक्शन 234 सेक्शन 7 क्या कहता है कि अगर एक्यूज जो है वो प्रीवियस कन्विक्शन के बेसिस पर उसको इनहैंस पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है, उसको इनहैंस पनिशमेंट मिल सकता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसके रिगार्डिंग जो भी इतनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको चार्जेस में डालनी पड़ेगी, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आपने ओमिशन किया है ये इन्फॉर्मेशन डालने से, तो आप सेंटेंस हियरिंग के पहले कभी भी इस इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो। दैट इज द कोर्ट में ऐड इट एट एनी टाइम बिफोर सेंटेंस इज पास्ड, ठीक है। मतलब ये बेसिकली कोर्ट जो है वो ऐड करेगा, चार्ज फ्रेमिंग कोर्ट ही करता है ना, थोड़ी ना वो प्रोसिक्यूशन या फिर एक्यूज चार्ज फ्रेमिंग करता है। क्लियर आपको ये चीज, ठीक है। सबसेक्शन 7 आपको पूरा क्लियर हो गया ना। अब ना बहुत ध्यान समझिएगा चीजों को, आगे कहानी ना थोड़ी सी आपको लाइक दिमाग को घुमाएगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम डाउन टू सेक्शन 259 ऑफ बीएनएसएस। आइए देखते हैं सेक्शन 259 क्या कहता है। इन अ केस वेयर अ प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 7 और सेक्शन 234। तो बेसिकली जो आपका सेक्शन 259 है, इट रिलेट्स टू section 234 subsection 7, and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the judge may, discretion है, after he has convicted the said accused under section 252 or section 258, take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon। क्या कहता है सेक्शन 259 subsection 1? मतलब बेसिकली जो आपका इसमें कोई सबसेक्शन नहीं है, जो बेसिकली लैंग्वेज है वो क्या कहती है, ये कहता है कि अगर कोई ऐसा केस है, ठीक है, जहां पर एक्यूज के अगेंस्ट में जो चार्ज फ्रेम किया गया था उसमें प्रीवियस कन्विक्शन का भी चार्ज फ्रेम किया गया है, ठीक है, लेकिन जो एक्यूज्ड है वो एडमिट नहीं करता है कि वो प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है, तो कोर्ट यहां पे क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा। कोर्ट अगर सेक्शन 252 के अंदर एक्यूज को कन्विक्ट करता है, दैट इज प्ली ऑफ गिल्ट, या फिर सेक्शन 258 के अंदर यानी कि जजमेंट आ गया, जजमेंट में एक्यूज गिल्टी है कि एक्विटल है, बताया था ना, तो उसको एक्विट किया गया है कि उसको गिल्टी पाया गया, ये सेक्शन 258 के अंदर बताया जाता है। तो अब सेक्शन 258 के अंदर ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट ने जो जजमेंट दिया होगा वहां पर एक्यूज को गिल्टी पाया है, ठीक है। अगर ऐसा केस होता है तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, आफ्टर ही हैज कन्विक्टेड द सेड एक्यूज, यानी कि कोर्ट ने जब एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया, यानी कि सेंटेंस हियरिंग भी हो गई, तो टेक एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलिज प्रीवियस कन्विक्शन एंड शैल रिकॉर्ड ए फाइंडिंग देयर ऑन, ठीक है। मतलब मैं समझाता हूं बेसिकली यहां पे क्या कहना चाहता है सेक्शन 259 इजी लैंग्वेज में, कि अगर एक्यूज के अगेंस्ट में प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज लगा है, ठीक है, अंडर सबसेक्शन 7 और सेक्शन 234, और एक्यूज जो है वो मना करता है, वो कहता है कि नहीं मैं प्रीवियसली कन्विक्ट नहीं हुआ हूं, तो ये जो पूरा जो मैटर है ना इसको साइड कर दिया जाएगा, और जिस ऑफेंस के लिए उसके अगेंस्ट में ट्रायल चल रहा है उसको देखा जाएगा। अगर उस ट्रायल में एक्यूज जो है वो गिल्टी पाया जाता है अंडर सेक्शन 252 या 258, ठीक है, ये बेसिकली आपका चैप्टर, लेट मी जस्ट चेक इट वंस, चैप्टर 19 होना चाहिए आई गेस, जी ये आपका चैप्टर 19 है, विच रिलेट्स टू ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। और जो आपका सेक्शन 252 है ये आपका प्ली ऑफ गिल्ट है, प्ली ऑफ गिल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। 258 टॉक्स अबाउट द जजमेंट, ठीक है, जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन, ठीक है। तो 259 क्या कहता है कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज लगा है एक्यूज के ऊपर, ठीक है, और वो कहता है कि नहीं मैं प्रीवियसली कन्विक्ट नहीं हुआ हूं, तो वहां पर जो उसके अगेंस्ट में जो ट्रायल चल रहा है पहले उसको कंक्लूड किया जाएगा, और अगर कंक्लूजन में ये पाया जाता है कि एक्यूज जो है वो गिल्टी है, तो देन आफ्टर दैट इसके रिगार्डिंग एविडेंस लिया जाएगा कि एक्यूज जो है उसको प्रीवियस कन्विक्शन के बेसिस पर इनहैंस पनिशमेंट देना है कि नहीं देना है, मतलब कि वो प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है, और अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड पाया गया होगा तो उसको इनहैंस पनिशमेंट मिल जाएगी। दिस इज व्हाट सेक्शन 259 इज सेइंग। हमें इसमें नहीं जाना है, हमें इसका प्रोवाइजो पढ़ना है, प्रोवाइजो को बड़े ध्यान समझिएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट no such charge shall be read out by the judge, nor shall the accused be asked to plead thereto
nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it unless and until the accused has been convicted under section 252 or section 258. क्या कहना चाहता है प्रोवाइजो? अभी ना इसको मैं प्लीज कह रहा आपको बहुत ध्यान से कहानी को समझिएगा, तभी आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है? सेक्शन 234 सबसेक्शन 7 जो है आपका, ये बोलता है कि अगर एक्यूज जो है वो प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है और उस प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से उसको इनहैंस पनिशमेंट मिल सकता है, दैट इज सेक्शन 13 के अंदर वो फॉल करता है बीएनएस के, तो वहां पर वो प्रीवियस कन्विक्शन की बात जो है आप चार्ज में डाल सकते हो। और अगर आपने किसी प्रकार का ओमिशन किया है इसके रिगार्डिंग, मतलब चार्ज में डालने के, तो आप सेंटेंस के पास होने से पहले कभी भी इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो। क्लियर आपको ये चीज? दिस इज व्हाट सेक्शन 234 सेक्शन 7 इज सेइंग। जो प्रोवाइजो है ये क्या कहता है? ये कहता है कि नो सच चार्ज शैल बी रेड आउट बाय द जज नॉर शैल द एक्यूज बी आस्क्ड टू प्लीड देयर टू nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it unless and until the accused has been convicted under section 252 or section 258. प्रोवाइजो क्या करता है? प्रोवाइजो बेसिकली एक एक्सेप्शन का काम करता है। तो जो आपका सेक्शन 259 का जो एक्सेप्शन है, यानी कि जो प्रोवाइजो है, ये कहता है कि आप प्रीवियस कन्विक्शन के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं करोगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, मतलब जो प्रोसिक्यूशन है हम उसको रोक रहे हैं इस रिगार्डिंग कि वो प्रीवियस कन्विक्शन के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं करेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। देखिए क्या लिखा है? लिखा है ना, बी रेफर्ड टू बाय द प्रोसिक्यूशन और इन एनी एविडेंस एड्यूस्ड बाय इट। जो प्रोसिक्यूशन है वो किसी भी प्रकार का ऐसा एविडेंस नहीं देगा, वो इसके रिगार्डिंग कोई बात भी नहीं करेगा कि एक्यूज जो है वो प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुका है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, ठीक है? ये प्रोवाइजो कहता है, मतलब कि जो ट्रायल है जब वो चल रहा है एक्यूज के अगेंस्ट में, तो वहां पर आप इस रिगार्डिंग कोई बात नहीं करोगे कि जो एक्यूज्ड है वो प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुका है, ठीक है? अब जो आपका सेक्शन 271 का जो प्रोवाइजो है, इसको देखिए क्या कहता है, ठीक है? सेक्शन 271 बेसिकली रिलेट्स टू trial by magistrate in warrant cases. Let me just check it once. Yes, it's trial, it's chapter 20. ठीक है? Trial by magistrate in warrant cases. ठीक है? सेक्शन 271 कहता है, इसका जो प्रोवाइजो है इस पर ध्यान दीजिए क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शैल बी रेड आउट by the magistrate nor shall the accused be asked to plead thereto nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it unless and until the accused has been convicted under subsection 2. सेक्शन 271 भी यही सेम बात कहता है कि अगर जो ट्रायल है वो मैजिस्ट्रेट कर रहा है, तो वहां पर ट्रायल के दौरान जो प्रोसिक्यूशन है वो इस रिगार्डिंग कोई बात नहीं करेगा कि जो एक्यूज्ड है वो प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुका है, ठीक है? मैं समझाऊंगा अभी, थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ध्यान समझिएगा कि आखिर मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं। मैं फिर से एक बार कहानी को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप रिलेट करते रहें। 234 सबसेक्शन 7 ये कहता है कि आप चार्ज में ये चीज इनकलकेट कर सकते हो कि अगर एक्यूज जो है वो प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है, तो प्रीवियस कन्विक्शन के रिगार्डिंग वो कब कन्विक्ट हुआ है, किस जगह पे कन्विक्ट हुआ है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप चार्ज में डाल सकते हो। और अगर आपने किसी प्रकार का ओमिशन किया है, ठीक है, आप ये चीज डालना भूल गए हैं, तो सेंटेंस हियरिंग के पहले आप कभी भी इस चीज को डाल सकते हैं। ये आपको क्लियर है? ठीक है, क्योंकि प्रीवियस कन्विक्शन के बेसिस पर एक्यूज को इनहैंस पनिशमेंट दिया जा सकता है। अब जो आपका सेक्शन 259 और 271 है, ये कहता है कि ट्रायल के दौरान आप कोई भी ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे जिससे कि ये पता चले कि जो एक्यूज्ड है वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है। क्लियर आपको ये चीज? ठीक है, अब हम लोग जाएंगे सेक्शन 12 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड सेक्शन 49 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, दिस इज बीएसए। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन पार्ट एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। ठीक है, facts showing the existence of any state of mind such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will or goodwill towards any particular person, or showing the existence of any state of body or bodily feeling are relevant when the existence of any such state of mind or body or bodily feeling is an issue or relevant। इसमें हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 पे आइए। A fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally but in reference to the particular matter in question। इस पे भी नहीं जाने की आवश्यकता है, इस पे आइए अब एक्सप्लेनेशन 2 पे। ठीक है, बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस
commission by the accused of an offense is relevant within the meaning of this section, the previous conviction of such person shall also be a relevant fact. Section 12 explanation 2 ये कहता है, but where upon the trial of a person accused of an offense, the previous commission by the accused of an offense is relevant, कि जो एक्यूज का जो प्रीवियस कन्विक्शन के रिगार्डिंग जो मतलब जो प्रीवियस कन्विक्शन के रिगार्डिंग जो एविडेंस है एक्यूज के अगेंस्ट में, अगर वो एक रेलेवेंट फैक्ट है, मतलब वो इस तरफ सिग्निफाई कर रहा है, इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्यूज्ड है वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है, तो वहां पर आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल इस रिगार्डिंग भी एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है, गिव मी अ सेकंड, हाँ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल आप इस रिगार्डिंग भी एविडेंस दे सकते हैं कि जो एक्यूज्ड है ही वॉज प्रीवियसली कन्विक्टेड, ही वॉज प्रीवियसली कन्विक्टेड। मैं इसको लिख दे रहा हूं, एक सेकेंड। सेक्शन 12 एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि ट्रायल के दौरान अगर ये एक रेलेवेंट फैक्ट है कि एक्यूज जो है वो प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है, तो आप ये भी मतलब यही बता सकते हो, ट्रायल के दौरान भी आप ऐसे एविडेंसेस फर्निश कर सकते हो कि जो एक्यूज है वो प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुका है। अब सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, अगेन देखिए, अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। अब देखिए ये तो और बड़ी बात कह दिया, ये तो कहता है कि प्रीवियस कन्विक्शन एक रेलेवेंट फैक्ट है ये चीज इंडिकेट करने के लिए कि जो एक्यूज्ड है ही इज ऑफ ए बैड कैरेक्टर पर्सन, ठीक है, मतलब उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत बुरा है। अभी हमने सेक्शन 259 और 271 के अंदर ये पढ़ा, क्या पढ़ा हमने सेक्शन 259 271 प्रोवाइजो के अंदर, हमने ये पढ़ा कि ट्रायल के दौरान आप प्रीवियस कन्विक्शन के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करोगे, है कि नहीं। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कहता है कि आप ट्रायल के दौरान ये बता सकते हो कि जो एक्यूज्ड है वो प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है, क्यों, ये दिखाने के लिए कि जो एक्यूज्ड है वो बैड कैरेक्टर का है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि जो मतलब प्रीवियस कन्विक्शन की जो बात है ये एक रेलेवेंट फैक्ट भी है, मतलब आप दिखा सकते हो कि हाँ जो ये एक्यूज है प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है। इनके बीच में आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिख रहा है, बताइए, ऐसा नहीं लग रहा है कि सेक्शन 12 एक्सप्लेनेशन 2 और सेक्शन 49 एक्सप्लेनेशन 2 जो है ये सेक्शन 259 और 271 प्रोवाइजो को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। सोचिए एक बार इस बारे में। मतलब सेक्शन 259 और 271 जो है वो एक प्रोहिबिशन लगा रहा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल आप इसके रिगार्डिंग कोई भी एविडेंस नहीं देंगे कि जो एक्यूज्ड है वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है। और सेक्शन 12 और 49 ये कहता है कि आप मतलब इसके रिगार्डिंग एविडेंसेस दे सकते हो ये प्रूव करने के लिए कि जो एक्यूज्ड है उसका एक बैड कैरेक्टर है, आप प्रीवियस कन्विक्शन की बातों को भी बता सकते हो ट्रायल के दौरान। अब ये कितना कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं दोनों बातें। The answer is yes, there is some contradiction, but अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना इसका एक पर्पस है, इसका पर्पस ये है, बड़ा ध्यान समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, मैं यहां पे समझाता हूं, ठीक है। नाउ इट प्राइमा फेसाई सीम्स दैट सेक्शन 12 एक्सप्लेनेशन 2 एंड सेक्शन 49 एक्सप्लेनेशन 2 which talks about bad character और जो आपका सेक्शन 12 एक्सप्लेनेशन 2 है ये बताता है कि प्रीवियस कन्विक्शन एविडेंसेस आर रेलेवेंट, ठीक है, ध्यान समझिएगा। फिर सेक्शन 259 प्रोवाइजो एंड सेक्शन 271 प्रोवाइजो, दिस इज चैप्टर 19 एंड दिस इज चैप्टर 20, ठीक है। ये बोलते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल आप प्रीवियस कन्विक्शन के रिगार्डिंग कोई भी एविडेंस नहीं दोगे, नो एविडेंस रिगार्डिंग प्रीवियस कन्विक्शन, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 12 और सेक्शन 49 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड सेक्शन 259 एंड 271 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये एकदम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। एक तरफ कहता है कि आप एविडेंस दे सकते हो, दूसरी तरफ हम आपके ऊपर एक प्रोहिबिशन लगा रहे हैं कि आप एविडेंस नहीं दे सकते।
देखिए बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को, ठीक है। हो क्या रहा है एक्चुअली, अगर आप ये शो कर दें सेक्शन 49 सब एक्सप्लेनेशन 2 के वर्चू से, अगर आप ये शो कर दें कि जो एक्यूज्ड है उसका एक बैड कैरेक्टर है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो जज हैं ही विल बी प्रेजुडिस्ड टुवर्ड्स द एक्यूज्ड। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, ठीक है। मतलब आई वॉज इंटर्निंग अंडर अ जज, तो वहां पर ना मतलब मेरे को एक बात ये पता चली थी कि जब जज ट्रायल करते हैं किसी क्रिमिनल केस का, तो कहीं ना कहीं मतलब ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, उनको ना कहीं पता चल जाता है कि किस बंदे ने ऑफेंस कमिट किया और कौन बंदा जो है यहाँ पर वो बस इनोसेंट है और उसको फंसा दिया गया। मतलब ये चीज़ जज को पता रहता है, वो भी एक इंसान है, उनका भी अपना इंट्यूशन है, उनको पता चल जाता है, ठीक है। अब अगर ये आप शोकेस कर दे सेक्शन 12 एंड सेक्शन 49 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के वर्च्यू से कि जो एक्यूज्ड है वो एक बैड कैरेक्टर का इंसान है, तो जो जज हैं वो प्रेजुडिस हो जाएंगे। ध्यान समझिए इस चीज को, ठीक है। जो जज हैं वो प्रेजुडिस हो जाएंगे टुवर्ड्स द एक्यूज्ड। उनके दिमाग में एक प्राइमा फेसा ओपिनियन बन जाएगा कि ये बंदे ने पक्का ऑफेंस कमिट किया होगा। और अगर ऐसा ओपिनियन जज के दिमाग में बन रहा है तो आपको नहीं लगता इट विल गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि मतलब अनबायस्ड ओपिनियन जज ने बना लिया अपने मन के अंदर। अगर जज ने बायस्ड ओपिनियन, हाँ, तो जज ने देखिए क्या किया, बैड कैरेक्टर की वजह से एक्यूज के अगेंस्ट में एक बायस्ड ओपिनियन बना लिया। बन जाता है यार, जज भी तो इंसान ही है, भगवान थोड़ी है, ठीक है। वो भी इंसान है, उनके भी अपने इंट्यूशंस होते हैं, अपने ओपिनियंस होते हैं चीज़ों को लेके। तो अब उनके अंदर अगर किसी भी प्रकार का प्रेजुडिस आ गया एक्यूज की तरफ, एक्यूज के टुवर्ड्स, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ट्रायल के दौरान एक्यूज का कन्विक्ट होना काफ़ी हद तक जो प्रोबेबिलिटी है इट विल बी हायर, बढ़ जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए इस चीज़ को जो मैं अभी बोलने वाला हूं। आप या तो सेक्शन 49 एक्सप्लेनेशन 2 और सेक्शन 12 एक्सप्लेनेशन 2 पर रिलाई कर सकते हैं, या फिर आप सेक्शन 259 या फिर सेक्शन 271 पर रिलाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सेक्शन 12 या सेक्शन 49 के अंदर एंटर किए तो यहां पर इनहैंस पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है, यहां पर इनहैंस पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सेक्शन 259 और सेक्शन 271 के अंदर एंटर करते हैं तो यहां पर आपको इनहैंस पनिशमेंट मिलेगी। मतलब कि अगर आपने एक्यूज के प्रीवियस कन्विक्शन के रिगार्डिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल कोई भी मेंशन नहीं किया, कोई भी एविडेंसेस नहीं प्रेजेंट किए, ठीक है, तो ट्रायल के कंक्लूड होने के बाद, यानी कि एक्यूज के कन्विक्ट होने के बाद, अगर उसके बाद आप ये चीज प्रूव कर दें कि एक्यूज जो है वो प्रीवियसली भी कन्विक्ट हुआ था, तो हम उसको इनहैंस पनिशमेंट दे देंगे। लेकिन अगर आपने ट्रायल के दौरान किसी भी प्रकार का ऐसा एविडेंस प्रेजेंट किया जो इस तरफ इंडिकेट करता है कि जो एक्यूज्ड है वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है, तो वहां पर हम उसको इनहैंस पनिशमेंट तो नहीं देंगे। आपको इनहैंस पनिशमेंट दिलवानी है एक्यूज को, तो आप सेक्शन 259 और 271 प्रोवाइजो में जाइए। अगर आपको इनहैंस पनिशमेंट नहीं दिलवानी है, आप चाहते हैं कि एक्यूज को बस इसी पर्टिकुलर केस में हम कन्विक्ट करें, तो आप सेक्शन 12 एक्सप्लेनेशन 2 या फिर सेक्शन 49 एक्सप्लेनेशन 2 में एंटर करिए। क्योंकि यहां पर जो जज है, अगर उसको पता चल गया कि जो एक्यूज्ड है वो एक बैड कैरेक्टर का है, तो यहां पर जो जज है ना वो एक ओपिनियन बना लेंगे एक्यूज के अगेंस्ट में, और जो प्रोसिक्यूशन है ना उनको ज्यादा फेवर करेंगे। और हम ऐसा किसी भी प्रकार का ओपिनियन जज के दिमाग में नहीं बैठाना चाहते। और अगर जज के दिमाग में ऐसा ओपिनियन बैठा रहे हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है उस बंदे को इनहैंस पनिशमेंट तो हम नहीं देने देंगे, कहीं तो उसको बचाएंगे ही ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इसमें कुछ है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना। मैं इसका जल्दी मैं इनके नोट्स वगैरह बना के आपको दे दूंगा। सो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, ठीक है। मैं बीच में थोड़ा बिजी हो गया था, बट अब से आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे। मैं हिंदी लॉ भी 1-2 दिन में शुरू कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि वहाँ पर भी हम लोग इंटरेक्ट कर सकें। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं आपके जो भी क्वेरीज या डाउट्स वगैरह उनको भी क्लियर कर सकूँ, ठीक है, लेक्चर जो भी मैंने लेक्चर अपलोड किया उसके रिगार्डिंग। सो दिस वॉज ऑल, होप सो आपको सब कुछ समझ में आया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या समझा आज। हमने सेक्शन 13 को रेफर किया था बीएनएस के, विच टॉक्स अबाउट कि अगर चैप्टर 10 एंड चैप्टर 17 के अंदर कोई इंसान जो है वो प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है एंड सब्सिक्वेंटली अगेन उसी चैप्टर के अंदर वो बंदा कन्विक्ट हो जाता है, तो ही इज लाइबल फॉर इनहैंस पनिशमेंट। इनहैंस पनिशमेंट कैन गो टू लाइफ इंप्रिजनमेंट और मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स।
फिर हमने सेक्शन 234 सब सेक्शन 7 को रेफर किया था। यहाँ पर क्या हमने समझा था, यहाँ पर हमने समझा था कि जो एक्यूज्ड है, ठीक है, अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड हुआ है तो इसके रिगार्डिंग आप चार्ज में बातें डाल सकते हो, ठीक है, ये सब हमने समझ लिया था। फिर 259 और 271 प्रोवाइजो को हमने रेफर किया था। वहाँ पर हमने क्या समझा था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल आप प्रीवियस कन्विक्शन के रिगार्डिंग कोई भी एविडेंसेस एड्यूस नहीं करोगे, प्रेजेंट नहीं करोगे। क्लियर है। फिर हमने सेक्शन 13 और 12 सेक्शन 12 और 49 को रेफर किया था, जहाँ पे हमें ये समझ में आया कि जो प्रीवियस कन्विक्शन के रिगार्डिंग जो एविडेंसेस हैं वो आप प्रेजेंट कर सकते हो टू शोकेस दैट द एक्यूज्ड हैज ए बैड कैरेक्टर। लेकिन अगर आपने ये चीज किया है, आपने बैड कैरेक्टर दिखाया है एक्यूज का, तो हम उसको एटलीस्ट इनहांस पनिशमेंट तो हम नहीं देने देंगे, क्योंकि आपने सेक्शन 259 और 271 को कहीं ना कहीं वॉयलेट किया है, ठीक है। तो अगर आप 12 या 49 में जाते हैं तो 259 271 में नहीं जा सकते। अगर आप 259 271 में जाते हैं तो आप 12 या फिर 49 में नहीं जा सकते। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगेन मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए।